Hi, this is Vaibhav Kothari, and in this video we are going to talk about CA Inter Group 2 strategy, जो कि हमने फॉलो की थी और हमने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जो आप ना करें। तो हम सब्जेक्ट वाइज ही स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ है शोभित बंसल और वेदांग शिवानी। तो सबसे पहले लेते हैं एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स में मेरे आए थे 89 आए थे आई थिंक। अरे यार मार्क्स भूल गया। आज जितने भी एडवांस अकाउंट्स में मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने अपना पहले कोचिंग का पूरा मटेरियल सॉल्व किया था, उसके बाद मॉड्यूल किया और मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस और कोचिंग के ऐसे क्वेश्चंस मार्क किए थे जिनसे पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैंने 1 पेज नोट्स बनाए थे जो मैंने पहले लिंक्डइन पे शेयर कर रखे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बस ये था कि क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट करो कि जिससे आपका लास्ट डे पे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और मॉड्यूल के क्वेश्चन यूं उठ के एग्जाम में आते हैं, जैसे हमारे भी आया था सेक्शन 255 या ऐसा कुछ है, उसका क्वेश्चन आया था, मॉड्यूल से ही आया था। और भी एक क्वेश्चन और आया था, एनबीएफसी का क्वेश्चन भी आया था। हाँ, तो स्टडी मॉड्यूल से मैट जो मैं स्किप क्वेश्चन करके गया था। ओके, मॉड्यूल से क्वेश्चन यूं उठ के आते हैं, तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी अच्छे से करना और ऐसे क्वेश्चन करना जिनसे पूरा चैप्टर रिवाइज हो सके। एक तो ये वैभव ने बताई है कि कोचिंग के मटेरियल पे रिलाई कर सकते हो, और साथ में स्टडी मैट, और मैंने स्कैनर भी सॉल्व किया था। लाइक हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्कैनर तो सॉल्व कर ही लो, क्योंकि एएस के क्वेश्चंस स्टडी कभी कभी टीचर्स बहुत या तो हाई लेवल के पढ़ा देंगे या फिर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली एएस से क्वेश्चंस आते ही 2-3 टाइप के। हाथ से लिख लिख के करो, क्योंकि अकाउंट एडवांस अकाउंट के क्वेश्चन बड़े होते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि मतलब हम क्वेश्चन का ही ऑडिट कर लेते हैं बैठ के, कि ये सॉल्यूशन है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, हम दोनों को चेक कर लेंगे कि हाँ इसकी एंट्री ये हो गई, इसकी एंट्री ये हो गई। बट उसको अपने हाथ से सोल्व करके देखो कि जितना ज़्यादा पेन चलेगा उतने ज़्यादा एडवांस अकाउंट में नंबर आएंगे। और एक ये कि एडवांस अकाउंट में ना लोग इंटरनल कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन को और उस एमएलगमेशन में ये, हाँ ये बना लेते हैं कि मई में आएगा, नवंबर में आएगा। बट उसमें भी आईसीआई ने हमारे साथ गेम खेल दिया था। हमारे साथ आना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चाहिए था, बट आगे अमेलगमेशन का था। आता इजी ही है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बट आप दोनों को प्रिपेयर करके जाओ, दोनों को ही पढ़ के जाओ। एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है कि आपके टाइम पे अमेलगमेशन का आएगा, तो एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कंसेप्ट एटलीस्ट एक बार पढ़ लो एक बार, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन तो आएगा ट्रिकी जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए बैकअप रहेगा कि आप अमेलगमेशन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से कोई सॉल्व कर सकते हो, और दोनों का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। हाँ, इसमें ये स्ट्रेटेजी थी। और हाँ बस, और एक एएस का लिखने का पैटर्न सोच लो कि लाइक एएस में अगर पैराग्राफ याद है तो ठीक है, एएस का नाम तो याद होना ही चाहिए क्वेश्चन लिखते समय। और उसमें भी लाइक लो में लिखते हो, जैसे कि पहले प्रोविजन लिखते हो, फिर उसमें केस स्टडी का डालते हो, फिर उसमें कंक्लूजन लिखते हो। तो ऐसे ही एएस में लिखो, लाइक एएस अगर एएस किसी 26 का क्वेश्चन है तो पहले एएस 26 का नाम लिखो, उसका प्रोविजन जो उससे रिलेटेड है, फिर उसमें केस स्टडी जो पूछी हुई है, और उसका कंक्लूजन। ऐसे यही क्या था। अकाउंट्स में मेरे 92 थे एंड उसमें मेरी स्ट्रेटेजी पहले एएस की अगर मैं बताऊं, एएस में क्या क्योंकि पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 5 में एएस ज्यादा है, तो उसको कवर करना एक दिन हमको तो 2 डेज मिले थे, लेकिन टैक्स के इसमें क्योंकि छुट्टी थी टैक्स के बाद, तो 2 दिन में अच्छा खासा टाइम मिल गया था एएस का रिवीजन का भी। तो नंबर ऑफ एएस जो थे वो ज्यादा है, तो एक प्रॉपर नोट्स रेडी होनी चाहिए, खुद की हाथ की लिखी हुई कि हाँ ये कवर करना है। अगर आप खुद की नोट्स रेडी नहीं करते तो आप रेफरेंसिंग कर सकते हो कि ये एएस में मेरे को ये पैराग्राफ से पढ़ने हैं, तो ये पैराग्राफ्स पढ़ने और ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल के सारे करने, एक भी छोड़ना नहीं। मैंने एग्जाम एक दिन पहले भी एएस के जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन थे ना, वही वही सब किए थे। तो उसमें से पेपर से था पेपर अकाउंट्स अकाउंट के, मेरे को ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि एक भी क्वेश्चन बाहर का मुझे लग रहा था। मुझे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे देखे हुए ही है, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन में थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंजेस था, बाकी सब क्वेश्चन देखे हुए थे। उसका रीजन ये था क्योंकि मैंने आईसीआई का सब जितना भी रिसोर्सेज एडवांस अकाउंट में उन्होंने दिया हुआ है, या फिर कोई कोई ऐसे एएस जो पेपर 1 में थे वो पेपर 5 में सफलिंग हुआ था, तो वो भी मैंने रिफर कर दिए थे। जैसे कि एएस 4-5 जो पहले पेपर 1 में था, तो मई 18 से लेके नवंबर 20 तक जितने भी आरटीपी एमटीपी एंड पास्ट पेपर सबका कंपैरिजन मेरे पास रेडी था चैप्टर वाइज, तो वो मैंने रिफर किया था। और आईसीआई मॉड्यूल का एक भी सामने छोड़ा था सब। और आईसीआई मॉड्यूल में मैंने जितने भी सम रिपीट हो रहे थे, जैसे कि बैंकिंग केस में रिपीटेशन बहुत था कि सेम सम था, थोड़ा एक्सटेंशन करके देते थे। जो उसके पहले वाला सम उसको कैंसिल कर देने का, और जो एक्सटेंडेड सम है जो पूरा कंबाइंड सम है वो उसको ही करने का एग्जाम केस में, क्योंकि आईसीआई स्टडी मटेरियल भी सम्स रिपीट हो रहे हैं कोई कोई जगह पे। फर्स्ट जैसे चैप्टर है पार्टनरशिप,
तो पार्टनरशिप में भी देखोगे तो बहुत सारा सम्स रिपीटेड है, तो कैंसिल कर देने का और एक फॉर्मेट चूज करने का और अपना हाथ मिला लेने का कि हाँ ये सम आ रहा है तो ऐसे ये सम का सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। और कोई कोई न्यू सम्स भी है एमटीबी आरटीबी के अंदर, तो वो भी अपने को मॉड्यूल अटैच कर देंगे कि हाँ मॉड्यूल में ही मैंने रेफरेंस लिंक कर दिया था कि ऐसा, तो इस टाइप का दूसरा सम एमटीबी आरटीबी में भी है, तो वो नहीं करना है, यहीं से करना है इस तरह से। और जो बड़े बड़े बिग चैप्टर्स है कंसल्टेशन टाइप, तो उसमें मैंने खुद का एक फॉर्मेट बना दिया कि हाँ ये सबको इसी तरह से स्टार्ट करना और इसी स्टेप्स में करना है, तो कहीं कहीं मिस्टेक्स होगी नहीं। तो एक फॉर्मेटिंग बना लोगे ना बिग सम्स में, तो कभी मिस्टेक नहीं होने वाले। मेरा भी कंसल्टेशन का ऐसा कोई भी अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट कॉस्टिंग कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। हो ही जाता था अगर फॉर्मेटिंग फॉलो करोगे तो बैलेंस शीट वो सब टैली हो ही जाएगा। और हाँ दूसरी चीज, अगर एएस कर रहे हो या फिर बिग सम्स कर रहे हो तो वर्किंग नोट्स जो होते हैं ना उसको प्रॉपर बना के आना। जितना भी आप माइंड में सोच रहे हो ना कि ये होना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इसको लिख ही देना है भले। और मेरा टाइमिंग भी इस तरह से, मैंने टाइमिंग के बाद में बोल रहा हूँ किस तरह सेट किया था, लेकिन मैं वर्किंग नोट्स का पहले बोल रहा हूँ। वर्किंग नोट्स एक एक डिटेल बता के आनी है कि क्या क्या तुम माइंड में सोच रहे हो, क्या तुम माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर रहे हो, सब चीज लिख के आओ। भले ही पेजेस वेस्ट कर रहे हो, भले ही 10 पेज में एक सम गिनते हो, लेकिन पूरा गिन के आओ तो एग्जामिनर को। और वर्किंग नोट्स लिख रहे हो तो वर्किंग नोट्स की रेफरेंस भी करनी है, जैसे कि आप कोई सम के लिए ये अमाउंट कैसे रहा उसकी वर्किंग नोट है तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे रिफर वर्किंग नोट 1 2 3, तो नीचे वर्किंग नोट WN1 WN1 लिखते जाओ तो वो रेफर कर जाएगा हाँ तुमने इसके लिए ये कैलकुलेशन किया है। तो तुमको है ना, अगर 15 मार्क का सम है तो ऐसा नहीं करेगा कि 12 15 ऐसा नहीं करेगा, पूरे 15 दे देगा तुमको। मैंने मेरी सारे सब्जेक्ट के आंसर की भी मंगाई हुई है, तो मेरे अकाउंट में 92 आए, तो मैं आपको लिंक में शेयर शेयर कर दूंगा मेरा जो आया हुआ है सर्टिफाइड कॉपीज, तो आप देख सकते हो हैंडराइटिंग का कोई इशू नहीं होता है उसमें। आपने सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से किया और वर्किंग अच्छे से बनाया हो तो मार्क्स मिल जाते हैं, हैंडराइटिंग का कोई इशू नहीं होता एडवांस अकाउंट में। टाइमिंग ऐसे मैंने किया क्योंकि टैक्स का पेपर थोड़ा खराब गया हुआ था, तो मैंने अकाउंट्स में थोड़ा अच्छे से एडवांस अकाउंट में थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन किया था, जैसे कि इसमें खींचने, क्योंकि टैक्स का पेपर थोड़ा बिगड़ गया था, तो मेरे को टाइम भी अच्छा खासा मिल गया एडवांस अकाउंट्स के लिए। और मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं, मीन्स हर एक 100% प्रिपरेशन करके गया था एडवांस अकाउंट्स के लिए। तो टाइमिंग ऐसा था कि 30 to 5 करके गया था कि 30 30 मिनट्स पर क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन, और लास्ट का आधा घंटा खाली रखने का, अगर कुछ इमरजेंसी आया या फिर कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, कुछ भी समय से अटक गए हो, तो 30 मिनट्स में सॉल्व हो जाता है। या फिर एक्स्ट्रा टाइम तुम, मैं कहीं पे भी लिखते वक्त स्केल से लाइन से खींचता था, सब लास्ट में ही कर रहा था, जो भी हो रहा था पेन से ही हो रहा था, तो खाली पेपर कंप्लीट होना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा ऐसा मेरा हाँ, स्ट्रेटेजी एडवर्स अकाउंट्स के लिए। इसमें इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। एक तो पेपर में स्केल का यूज़ मत करो, मतलब अगर आप स्केल से फॉर्मेट बनाओगे टाइम लग जाएगा आपको। एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, उसमें बैलेंस शीट्स बनानी होती हैं आपको। तो एक तो घर पे भी बैलेंस शीट की हर बार प्रैक्टिस करो, और मतलब घर पे भी फॉर्मेट बना बना के करो हाथ से ही, ताकि वहाँ पे आपका हाथ मतलब एकदम सेट रहे। और नोट नंबर डाल देना, वर्किंग नोट जैसे वेदांग ने बताया सब सेम ही है। और ऐसा होता है कि जैसे कि बायबैक चैप्टर है, जैसे कोई चैप्टर है जिसमें अपने प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि शोभित ने बोला बैलेंस शीट घर में ही बनानी चाहिए, तो अपने ऐसा सोचते हैं कि बायबैक में कंसल्टेशन में कि चलो वर्किंग हो गई है और जनरल एंट्रीज भी अपने को आ रही है, तो बैलेंस शीट अपने बन ही जाने वाली है, तो वो सब अपने घर पे बनाती नहीं प्रैक्टिस के वक्त, तो वो भी रफ में बना देना चाहिए। भले तुम पर्टिकुलर लिखो लेकिन बैलेंस शीट तो लिख दो घर पे प्रैक्टिस करते वक्त। तो क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि यार आपने प्रैक्टिस तो बैलेंस शीट बनाई नहीं थी, कभी कभी एग्जाम में भी बायबैक में बैलेंस शीट बनाना भूल जाते हैं लोग, भले क्वेश्चन में दिया हो तो भी। और बायबैक का क्वेश्चन कभी कभी 15 20 मार्क्स में भी आ जाता है, 15 मार्क्स में आ चुका है एक बार, तो हो सकता है। और अपने घर पे ऐसी आदत होगी जब जनरल एंट्री पास करके सम छोड़ देते थे, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि यार अब जनरल एंट्री लिख के और बैलेंस शीट बनाना छोड़ गए, तो हो सकता है तो आपके ग्रेट मार्क्स लॉस हो सकता है तुम्हारा। तो घर पे भी बैलेंस शीट बना ही देने की, अगर वर्किंग तुम कर रहे हो, भले कंसोलिडेशन हो, चाहे आपको बोरिंग लगे, लेकिन ग्राफ में बना देने की बैलेंस शीट तुम्हारी आदत रह जाएगी। हाँ जनरल एंट्रीज भी पास करो वर्किंग भी करो तो बैलेंस शीट भी बनानी ही है, इस तरह से तो एग्जाम में और स्किप या फिर आपको न्यू ना लगे। एक बैलेंस शीट हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में बनाओ, कभी भी राइट राइट। कंडेंस फॉर्मेट में मत बनाओ, वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। हम्म। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब जैसे अपन को एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने प्रेजेंट करने, वैसे ही घर पे भी करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम हो जाता है और अगर एक दो क्वेश्चन टफ होते हैं तो सिचुएशन भी बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो अपन को पहले से प्रैक्टिस होगी तो अपन थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अब आते हैं ऑडिट।
तो ऑडिट में हम बात करने वाले हैं, वैसे तो बहुत लोगों ने डाल रखे हैं कि उनके 95 आए ऐसे ऐसे, लेकिन यार प्रैक्टिकली सबके लिए इतना याद करना पॉसिबल नहीं होता है। पूरी बुक आप रट के चले तो आपके 95 आ जाए, हर बच्चा नहीं ला सकता। तो हम इसमें 95 लाने का एक रीजन ऐसा हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में रीजन हो सकता है, और कोई रीजन लकी ड्रॉ जैसा लगता है कि मैंने यही क्वेश्चन पढ़े थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक बुक का हर एक क्वेश्चन किसी को आ रहा है। जो क्वेश्चन पढ़ के लक की तरफ से होता है कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़े थे उसी में से ही आ गया, तो ठीक है, वैसा हो सकता है। लाइक मेरे केस में तो ये था कि मैंने पूरी बुक का ओवरव्यू ले रखा था, और मतलब रटने की तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन एग्जाम से पहले जैसे वो दिन आता है उस दिन सब पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा था कि मतलब यार फेल ही हो सकते हैं आप तो। और कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत इसलिए था क्योंकि एक बार बुक पढ़ रखी थी, तो ये तो पता था कि एमसीक्यू अपन कर लेंगे, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन है, आंसर अपने सामने, तो एक बार बुक पढ़ रखी है तो एमसीक्यू हो जाएंगे। तो आपके एमसीक्यू में 30 में से 25 नंबर भी आ जाए तो बाकी आपको पूरे 60 मार्क्स के पेपर में से 70 में से 15 ही लाने हैं। और आप हर क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आओगे, मतलब लाइक थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो जनरल होते हैं, जैसे आपको इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो भी एक पास तो आप आराम से हो सकते हो। मेरी तो ये स्ट्रेटेजी थी, एक क्योंकि ऑडिट में एंड तक तो सब भूल ही गया था। बस आपको इसमें कॉन्फिडेंस रखना ऑडिट में कि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पूरे साल पढ़ते हैं फिर भी एंड में जाके भूल जाते हैं वो, और ऑडिट में ज्यादातर के साथ ऐसा होता है। तो भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है यार, एमसीक्यूज पूरे करके आना और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना एग्जाम में। मतलब जो जनरल क्वेश्चन है वो तो उसमें कम से कम 5-6 पॉइंट्स लिख के आना है। ऑडिट में ये ऐड करना चाहूँगा, सही कहा इसने वैभव ने, कि लाइक आप पूरे साल कितना भी उसको पढ़ लो, बिल्कुल याद कर लो, बट अगर आप इवन ये प्रॉब्लम तब ज़्यादा आती है जब आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो। लाइक आप पहले 5 एग्जाम दे चुके हो, लाइक 10 to 12 डेज हो चुके हैं, और उससे पहले भी आपने ऑडिट उससे भी 10 डेज पहले छोड़ दिया होगा रिवाइज करना, तो इसमें आप भूल जाओगे पहले दिन। तो आप उसको 100% तो पढ़ो ऑडिट को, बट उसमें लाइक एनालिसिस कर लो कि किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको अपना अच्छी तरह प्रिपेयर करो कि आपको वो भूलो ही मत। मतलब आप पेपर से पहले दिन भी, एग्जाम से पहले दिन भी केवल उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता एक दिन में कि आप पूरा ऑडिट रिवाइज कर सको। और कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ऑडिट पढ़ते हैं, कि कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे कि ये क्वेश्चन आ गया तो उसका ये आंसर लिख देंगे। तो उसको क्वेश्चन आंसर को पढ़ लो, मतलब उसको रेफर कर लो, बट उसके लिए आपके कंसेप्ट ना पहले क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। लाइक पहले अपने कंसेप्ट को पूरा क्रिस्टल क्लियर कर लो। आप अपने लिखने का एक बार फॉर्मेट देख लो कि आप किस तरह से ऑडिट में लिखोगे। लाइक लॉ में सब टीचर बताते हैं कि सबसे पहले आप प्रोविजन लिखो, फिर केस स्टडी लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, बट ऑडिट में आपको कोई नहीं बताता कि आप किस तरह से आंसर लिखोगे। आपको आंसर लिखने होते हैं ऑडिट में पॉइंट वाइज, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो आपका एग्जामिनर पढ़ेगा भी नहीं। मैंने आंसर की मंगाई थी, तो ये होता है कि जिस क्वेश्चन में नंबर मिल रहे हैं वो पूरे पूरे मतलब फुल मिल रहे हैं। मतलब अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 आउट ऑफ 4 मिल रहे हैं, 3 आउट ऑफ 4 मिल रहे हैं। या तो अगर उस क्वेश्चन में कंसेप्ट ही गलती हो गया तो फिर वहाँ पे बिल्कुल ही 0 मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता कि मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट आप ये करो कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें आपको फुल मार्क्स ही मिले। तो आप एक बार उसको घर पे पहले प्रैक्टिस करके देख लो कि इसका आपको फॉर्मेट क्या लिखना है। और ऑडिट में लाइक पेपर तो लेंथी होते हैं, और अब तो उसमें एमसीक्यू आ गए तो थोड़ा हो जाता है टाइमली, बट एक क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं और 4 में भी बहुत बहुत लिखना होता है। तो उसमें से ये तो समझो कि आपको 4 पार्ट में से एटलीस्ट एक पार्ट तो ऐसा होगा कि आपको दिमाग में सूझेगा ही नहीं कि इसमें क्या लिखना है। 3 पार्ट तो आपको अच्छी तरह आएंगे, बट उन 3 पार्ट को अच्छी तरह लिख दो और उस एक पार्ट को छोड़ दो बाद के लिए लिखने के लिए। मैंने तो यही किया था, और मैंने अपने आंसर की मंगाई है तो उसमें मतलब ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही हैं। बट जैसे ट्रू एंड फॉल्स में कहते हैं कि इतने नंबर नहीं मिलते हैं, तो हाँ उसमें ट्रू या फॉल्स अगर सही है तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। आपका रीजन अगर कॉन्क्रीट है, आपने 2-3 लाइन में उनको समझा दे कि ये आंसर मेरा एकदम कॉन्क्रीट है, तो उस पर आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, जैसे 1.5 या 2 ही मिलेंगे उसमें से। तो इसमें ये भी कर सकते हो। और हाँ, इसमें मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने स्टडी मैट इसका रेफर किया था, सॉरी कोचिंग का स्टडी मटेरियल रेफर किया था, आईसीआई का नहीं किया था। तो एक बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल को कम से कम 2 बार तो गो थ्रू कर ही लो, क्योंकि उसमें से ही एमसीक्यू आपको सब पता चल जाएगा। भले आप उसकी प्रोनाउंसमेंट्स मत पढ़ो, प्रोनाउंसमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, बट हाँ चैप्टर्स तो उसमें से एक बार ग्रो थ्रू कर ही लो। और पॉइंट्स में भी लाइक इसमें टेक्निकल वर्ड्स को पकड़ लो, क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड तो एकदम याद नहीं कर पाओगे, मकअप नहीं कर पाओगे। पर हाँ ये कर लो कि लाइक इसका फीचर्स है या फिर इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसमें ये टेक्निकल पॉइंट्स आने ही चाहिए, और फिर उसको अंडरलाइन भी कर दो आंसर लिखते हुए,
तो फिर एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, तो उसको वही मार्क करके उस पे ही मार्क्स दे देगा वो आपको। हाँ बस यही है, पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, और टेक्निकल वर्ड्स हर क्वेश्चन में देख लो कि भाई इसमें ये वाला टेक्निकल वर्ड लिखूंगा, इस लाइन में ये टेक्निकल वर्ड लिखूंगा, उस तरह से। और कंसेप्चुअल नॉलेज जरूरी होती है, क्योंकि इसमें हॉट्स बहुत क्वेश्चन आते हैं आजकल, केस स्टडी वाइज बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑडिट में। पहले डायरेक्ट आते थे, अब डायरेक्ट कम आने लगे हैं, अब हॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कि आप मगअप कर लो। कोई कोई टीचर होता है कि रटवाता रहता है, रटो मत, उसको कंसेप्चुअली अपना रिवाइज कर लो। हाँ, और यही है कि अपना एसेस के एक वन पेज के सब नोट्स बना लो कि इसमें ये कंसेप्ट करती है। इसमें ना आपको दो फायदे मिलेंगे। अब तो एक तो आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा, एक आप जब इंटरव्यू दोगे ना, तो आपको एसेस ही पूछते हैं, वो चैप्टर में से नहीं पूछते। तो आप एसेस को बस एक बार वहां से गो थ्रू कर लोगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ बस यही है। और हाँ, एक इसमें ऑडिट में ये भी है कि ऐसे 200 और ऐसे 500 की सीरीज ज़्यादा आती है इंटर में। ऐसे 500 और ऐसे 200 पे ज़्यादा वो रहता है, इनका वेटेज रहता है एज कम्पेयर टू ऐसे 300 वाली सीरीज और 700 वाली सीरीज। ऑडिट में मेरे इसमें मैंने अगर एक तरीका है पढ़ने का स्ट्रेटेजी था और एग्जाम का स्ट्रेटेजी था। पढ़ने में ऐसा है कि नंबर ऑफ चैप्टर जो है ज्यादा है, तो सब ऐसा डरते हैं कि चैप्टर नंबर 13 बहुत बड़ा है, 9 बहुत बड़ा है, जो भी मीन्स 4 जैसे कि 3 बहुत बड़ा है। तो उसका रीजन क्या, कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने ना ऑडिट को नॉर्मली 2 पार्ट से डिवाइड किया हुआ था। एक तो एसए प्लस कंपनी ऑडिट, और दूसरा वो जो 9 चैप्टर, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर, जो फालतू फालतू जो बड़े बड़े चैप्टर है जो ऐसे ही दिए हुए हैं, लेकिन उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है इस तरह से था। ये 13 चैप्टर है तो उसमें 25 20 25 30 आंसर है, तो सब तो कोई याद नहीं रख पाएगा इतने बड़े बड़े। इस चैप्टर को मैंने अलग रखा था और ऐसे चैप्टर को मैंने अलग रखा था, ऐसे जो ऐसे वाले रहते हैं। तो उसका ऐसा था कि कोई भी है ना, अगर किसी को अगर मार्क्स का सोचना है ना, तो दो जगह पे फोकस कर सकते हैं। या फिर ऐसा करो, कंपनी ऑडिट एंड जो बड़े चैप्टर है वो प्रिपेयर अच्छे से करो, और या फिर ऐसे टाइप प्रिपेयर करो। मैंने ना ऐसे बेस गया था कि ऐसे अगर क्वेश्चन आंसर आया तो ऐसे का हर एक क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए। फिर क्योंकि अपने को क्वेश्चन आंसर में भी और होता है, लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें बैंक ऑडिट ज्यादा पूछते हैं और गवर्नमेंट ऑडिट का पूछते हैं, और जो 13 चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट है, वो ज्यादा पूछते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो होता है मैं सोच के रखा घर से, लास्ट क्वेश्चन जो भी होगा जिसमें बैंक ऑडिट के क्वेश्चन आंसर होंगे और चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर होंगे, वो मैं छोड़ने ही वाला हूँ, और मैं ऐसे वाले में ही फुल मार्क्स लाने वाला हूँ जो भी। और ऐसा नहीं कि 13 चैप्टर पूरा छोड़ दें, 13 चैप्टर को एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के लिए प्रिपेयर करना है। कि अगर उसमें से कोई भी कोने में से भी ट्रू फॉल्स आया, ऐसा मेरे केस में ऐसा ही हुआ था कि जो ट्रू फॉल्स आए थे, 2 3 ट्रू फॉल्स और 1 2 3 एमसीक्यू, तो है ना चैप्टर नंबर 13 9 वो सबके कोने कोने में से आए थे, जो मैंने रीड किया हुआ था, अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ था। लेकिन अगर इसी चीज को अगर क्वेश्चन आंसर पूछते, जैसे कि एलएलबी ऑडिट का ट्रू फॉल्स था, अगर उसी एलएलबी ऑडिट की शॉर्ट नोट पूछते तो शायद मैं नहीं लिख पाता, लेकिन उसमें से ट्रू फॉल्स पूछ लिया था तो वो मैं लिख पाया था। अगर गवर्नमेंट ऑडिट है उसमें से अगर एक ट्रू फॉल्स पूछ लिया था, जो मोस्ट ऑफ केसेस में सबको नहीं आया था, लेकिन मुझे आ गया था कि मैंने वो रीड किया हुआ था, उसको बहुत बार रीड किया हुआ, लेकिन उसके क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर पूछ देते वो लोग, क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं आता। तो इस तरह से प्रिपरेशन था मेरा कि ऐसे आया ना, क्वेश्चन आंसर हर एक आना चाहिए, और बाकी के जो बड़े बड़े चैप्टर है उसका मेरे को एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आना चाहिए। इस तरह से प्रिपरेशन था। तो एक साइड प्रिपरेशन हो सकता है यार, आप सोच के कहते हैं कि मेरे को कौन सा वाला छोड़ना है, तो क्या तुमको लिखने के लिए छोड़ना है, ट्रू लिखने के लिए इसमें क्वेश्चन आंसर वाला, तो क्या तुमको छोड़ना है, तुमको घर से डिसाइड होना चाहिए चैप्टर में से आया तो मैं ये वाला छोड़ने वाला हूँ। और दूसरी एक चीज कि कोई ऐसे वाला चैप्टर है या फिर कोई भी चैप्टर है, किसी कंपनी वाले, तो उसमें ऐसा होता है कोई भी एक या दो चैप्टर में से आईसी क्या करता है अभी, एक हिडन क्वेश्चन पूछ रहा है। हिडन क्वेश्चन मीन्स आप पढ़ते पढ़ते वक्त उसको ध्यान नहीं दोगे कि ये भी आ सकता है क्या, तो वो दो क्वेश्चन मिनिमम, एक या दो क्वेश्चन पेपर में रहते ही है जो हिडन क्वेश्चन बोल सकते हैं उसको, वो सरप्राइज होता है। क्योंकि पढ़ते वक्त कोई भी सोच नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा मोस्ट ऑफ केसेस में होता है, कोई भी सोच नहीं सकता कि ये क्वेश्चन तो आ सकता है क्या, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में दिया होता है, या फिर ऐसा दिया होता है ना कि लगे ही नहीं कि आंसर की तरफ पूछ सकते हैं इसको। तो उसका ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि एग्जाम के ट्रेंड में जो रिपीट हो रहे हैं वही आ रहे हैं, हाँ 60-70% वही आने वाले, लेकिन 20-30% चांसेस है कि न्यू क्वेश्चन आ जाए जो आज तक कभी एमटीबी आरटीबी पास पेपर में पूछा ही नहीं गया हो। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। उसके लिए अगर तुम मार्क्स लॉस करने का तुम प्रोविजन बना लोगे, हाँ इतने में मेरा ये दो क्वेश्चन तो मैं अगर नहीं आने वाले तो मैं छोड़ दूंगा, या फिर कुछ भी लिख दूंगा तो मेरे को 2-3 मार्क्स मिल जाए 10 में से, और बाकी का मैं खुद से अटेम्प्ट कर लूंगा। क्योंकि फुल मार्क्स लाने जाओगे तो इधर मेमोराइज नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर कुछ है,
ये अगर ये क्वेश्चन पूछा तो अपने मॉड्यूल में इस तरह से दिया हुआ है ना कि जहाँ से पॉइंट चालू होते हैं उसके ऊपर जो लाइन होती है उसके क्वेश्चन बनने वाला है। तो ऐसा होता है कि अब लिखना ये है लेकिन लिख के और कोई क्वेश्चन का आंसर आ गया। ज्यादा पढ़ने जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन आंसर याद करने जाएंगे ना, क्वेश्चन आंसर मतलब जो भी इसे स्टडी मटेरियल के इसमें दिया हुआ है, तो ऐसा होगा कि मिक्सअप हो जाएगा। उसका क्वेश्चन में ये लिख के उसके क्वेश्चन में ये लिख के आ गया। मेरे खुद के केस में ऐसा हुआ था कि मैंने एक क्वेश्चन है ना दूसरे किसी क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। ऐसा पढ़ते हुए ऐसा हुआ था ना कि जो क्वेश्चन आईसी ने पूछा हुआ था ना, तो उसके ऊपर वाला भी मैंने पढ़ा हुआ था और वो क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं लिख के पूछा ही है लेकिन लिख के आ गया मैं ऊपर वाला। तो ऐसा हो सकता है कि अपने को तो उसका ध्यान रखना है, उसके ऊपर जो लाइन दी होती है वो ध्यान रखने की, ये लाइन पूछा तो ये आंसर लिखना है ऐसे स्टडी मटेरियल के हिसाब से। मैंने स्टडी मटेरियल रिफर किया था। और दूसरी चीज मैंने क्या किया था, पूरा अपना मॉड्यूल 1 जो है कंपनी ऑडिट, मतलब ठीक कंपनी ऑडिट तो मैंने एक रिवीजन वीडियो पकड़ लिया था यूट्यूब से। अगर 10 बार में कंपनी ऑडिट रिवाइज करना है तो मैं उसी यूट्यूब रिवीजन से करूंगा। तो एक यूट्यूब का रिवीजन वीडियो पकड़ लो जो 30-40 मिनट का होना चाहिए, 40 मिनट्स मैक्सिमम, उससे तुम्हारा पूरा कंपनी ऑडिट हो जाए। और जरूरी नहीं है सिर्फ वो यूट्यूब वीडियो देखो, उसके साथ तुम अपनी मॉड्यूल भी घुमाओ, जो भी तुम हाईलाइट बनाते हो वो भी तुम घुमाओ। तो कंपनी ऑडिट के लिए यही करना है, हर बार रिवीजन करते वक्त एक वीडियो उठा, क्योंकि कंपनी अगर पढ़ने बैठ गए तो बहुत टाइम निकल सकता है। तो इससे चाहे यूट्यूब वीडियो तुम्हारे पास होना चाहिए। और जो ऐसे वाले चैप्टर है उसमें मैंने क्या किया था, मैं मतलब पूरे जो मॉड्यूल 1 जो है अपना, उसके इसके लिए मैंने रनिंग नोट्स बनाए थे। रनिंग नोट्स मीन्स सपोज जैसे कि अपना एक क्वेश्चन आंसर है ये, इसमें इतना हाफ हाफ या एक क्वेश्चन आंसर है बराबर, तो उसको इतना इसके जो की पॉइंट्स है, तो मैंने क्या लिखा था, एक जो अपना मार्जिन होता है, मार्जिन या फिर थोड़ा उससे जगह लेके क्वेश्चन उसको बीच में लिखेगा, हाँ ये क्वेश्चन, इसका ये क्वेश्चन है। और बाजू में मैंने एरो 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 करके ऐसे स्टार जैसा ऐसे बना दिया था पॉइंट्स। और उसमें उसके कीवर्ड 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 लिख दिया था। अगर अगर मैं लर्न कर रहा हूँ तो फटाफट कीवर्ड ऐसे मतलब सॉन्ग की तरह याद होगा, हाँ ये कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, तो ये कीवर्ड याद है तो ये पूरा आंसर लर्न हो गया इस तरह से। ये मॉड्यूल में देखेंगे तो बहुत बड़ा आंसर दिया होगा, तो कीवर्ड से जल्दी याद हो रहा था। फिर मैंने अपने प्ला कार्ड बना देता था कि जैसे कि अपने जो 13 चैप्टर है या फिर चैप्टर नंबर 9 है, तो उसमें जो बड़े बड़े आंसर है तो वो मैंने एक कार्डबोर्ड में लिख दिए थे। जैसे कि इस साइड होटल का ऑडिट, पीछे है ना अपने स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऑडिट का पॉइंट्स है, तो इसलिए मैंने कार्ड्स बना दिए थे कि पीछे इसके पीछे ये तो इसके पीछे ये। तो मेरा मिक्सअप नहीं हो रहा था कि अगर होटल का ऑडिट पूछा है तो मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं और उसके पीछे मैंने एजुकेशन का लिख के रखा था, एजुकेशन में मुझे ये पॉइंट लिखने हैं, इस तरह से करके रखा था। तो कुछ क्रिएटिवनेस ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मॉड्यूल ज्यादा पढ़ेंगे, अगर मॉड्यूल से ही सब कुछ पढ़ लिया तो 2 मॉड्यूल एग्जाम के दिन भारी लग सकती है। तो खुद का एक रनिंग नोट्स होना चाहिए। रनिंग नोट्स मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि फिर वो नोट्स में से ही पढ़ो सिर्फ कीवर्ड्स, उसको खुला रखना है, साथ में तुम्हारी नोट्स खुली रखनी है। और नोट्स जरूरी नहीं है कि एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छे से बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने खुद की नोट्स बनाई थी, मॉड्यूल 1 पूरा मैंने 30 पेजेस में लिख के रखा था, तो उसमें सारा सब कुछ कवर होता है, 30 पेजेस में सब कुछ कवर हो जाता है। और सिर्फ उसका है ना एक्सट्रैक्ट था, शॉर्ट एकदम समराइज वर्जन, इस तरह से मैंने किया था। ये ऑडिट का स्ट्रेटेजी था। और एग्जाम का अगर बात करूं, एग्जाम का तो उसमें टाइमिंग कभी कम पड़ने नहीं वाला है। मतलब ऑडिट में अकाउंट से क्वेश्चन जैसा नहीं होता है, उसमें टाइम मतलब सेट हो ही जाता है। मेरा पेपर लिखने के बाद भी आधा पौना घंटा ऐसे ही पड़ा था, जिसमें मैं सिर्फ चेकिंग कर रहा था कि हाँ सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब एक दो क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो रहा था, रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। और टाइम कभी कम नहीं पड़ता ऑडिट, मेरा तो आधा पौना घंटा ऐसे ही पड़ा था, कुछ किया नहीं था उसने, मतलब पेपर ही देख देख कर रहा था। तो टाइमिंग का कभी इशू नहीं होता है उसमें, ऑडिट केस में। और ट्रू फॉल्स भी मेरे मेरे पेपर लिखा तो ऑलमोस्ट सही थे, सब सबने उन्होंने हाफ हाफ मार्क काटा हुआ था, जो नॉर्मली काटते हैं। तो मेरे को 14 में से कुछ 11 ऐसा कुछ मिला था और ऐसा। इसमें एक ये कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में सीए में हम्म ये मत सोचना कि अगर आप ज़्यादा सप्लीमेंट्री कॉपी भरोगे तो आपको ज़्यादा हम्म मार्क्स उसके मिल जाएंगे। आप उसको हम्म शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, और मतलब बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि ये मेन पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के। ये लाइक अगर किसी क्वेश्चन के आपने बुक में 8 पॉइंट्स पढ़े हैं तो आप उसको 5 पॉइंट्स ही याद करो और 5 पॉइंट्स ही उसको लिखो। लाइक अगर उसमें 10 पॉइंट दिए हैं तो ये मत सोचो कि मेरे को 10 के 10 ही याद करने हैं। और लाइक चैप्टर 9 है जैसे कि ज़्यादातर बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, बट अगर आप उसको स्किप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर P&L की अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसमें ये assertions आएंगी, और अगर कोई बैलेंस शीट आइटम आएगा तो उसमें ये assertion आएंगी। एटलीस्ट उसकी बेसिक assertion याद कर लो, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई होगा कि आप उसको स्किप करना चाहते हो तो आपको चैप्टर 9 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो कि आपको इसमें इस पॉइंट्स पे या फिर इस assertion पे आपको अपना आंसर लिखना है। यही है इसमें ऑडिट में। और हाँ, एक ये है कि इसमें ऑडिट के पेपर से पहले बच्चे पैनिक रहते हैं, पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि बच्चों को रहता है कि इसमें फेल हो जाएंगे।
आप आराम से अगर एमसीक्यू में जाना चाहो तो आप 30 में से 20 मार्क्स तो आप कर ही लोगे। मतलब अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो आप बिना पढ़े भी 20 मार्क्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लोगे। और ट्रू फॉल्स भी ऐसे कुछ हार्ड नहीं आते हैं, उसमें आपको बस मेन रीजन देना होता है कि ज़्यादातर तो वैसे वो ही होते हैं कि मतलब कॉन्ट्राडिक्ट ही करेगा, जो उसमें लिखा है उसको गलत ही प्रूव करना है आपको कि उसका नहीं है ये। उसको आपको बस एक शॉर्ट सा रीजन देना होता है, उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप डायरेक्टली मतलब बस पॉइंटर्स में आप लिखते, मतलब डायरेक्ट पूछेगा कि इसके एडवांटेजेस बताओ, इसके डिसएडवांटेजेस बताओ, इसके फीचर्स बताओ, तो आप उसको एकदम डायरेक्टली एकदम लिख सकते हो।